हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? तो आज की क्लास में हम परफॉर्म करेंगे अनुप्रयोग नंबर 6। अनुप्रयोग नंबर 6 यह है, किसी समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या किसी समरूप आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या किसी समरूप आवेशित ठोस या खोखले चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीनों ही केस में हमें यही अनुप्रयोग को परफॉर्म करना है। कैसे करेंगे देखिए, पेपर में किस किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और किस किस कंडीशन में हमें यही अनुप्रयोग को परफॉर्म करना ही देखिए। तो सबसे पहले अगर हमसे पेपर में ये कह दे कि ये जो गोला है ये है खोखला गोला और आवेशित खोखले गोले के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आवेशित का मतलब जो भी आवेश है वो इसके पृष्ठ पर वितरित है, इस तरह से। तो खोखला आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आपको यही अनुप्रयोग नंबर 6 करना है। अगर आपसे पेपर में ऐसे कह दे गोलीय कोश, खोखले गोले की जगह क्या कह दे, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश, तो मैं यहां पे लिखता हूं गोलीय, ओके, गोलीय कोश। तो गोलीय कोश की स्थिति में भी आपको यही अनुप्रयोग को परफॉर्म करना है। या आपको एग्जाम में कह दे कि खोखला या ठोस चालक गोला, अगर ये ठोस चालक है और हम इसे आवेश देते हैं, तब भी जो आवेश होगा, चाहे चालक ठोस हो चाहे चालक खोखला हो, अगर हम इसे आवेश देंगे तो आवेश इसकी सतह पर ही वितरित होता है। तो ध्यान दीजिए, पहला अगर आ जाए खोखला गोला तब भी आवेश सतह पर ही वितरित होगा। दूसरा गोलीय कोश, आवेश सतह पर ही वितरित होगा। तीसरा ठोस चालक, आवेश सतह पर ही वितरित होगा। और फोर्थ है खोखला चालक, इसमें भी आवेश सतह पर ही वितरित होगा। तो इस अनुप्रयोग में एक गोला है और आवेश उसकी सतह पर ही वितरित है। इन सभी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ठोस चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से ये तीनों जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हेडिंग बन सकती है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। देखिए, इस तरह से 3 क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। अब आगे हम परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, हमें गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। गोले के सतह पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना होगा और गोले के अंदर किसी बिंदु पर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम को बनाते हैं। डायग्राम बहुत ही ईजी है, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखिए, तो एक गोला है, ये देखिए समरूप आवेशित, तो इसे हम एक समान रूप से आवेशित करते हैं। ये देखिए, एक समान रूप से हमने इसे आवेशित कर दिया। ठीक है, इसकी त्रिज्या बनाते हैं, ये आर त्रिज्या है। तो आप कहेंगे सर कौन सा गोला है ये खोखला गोला भी आप समझ सकते हैं, ठोस चालक गोला भी समझ सकते हैं, गोलीय कोश भी इसको समझ सकते हैं। तो ये एक बिंदु है P, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है, और वो भी किसकी सहायता से, गाउस की सहायता से, गाउस के नियम की सहायता से। तो गाउस क्या कहता है, आपको जिस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है, आप वहाँ से गाउसियन पृष्ठ बनाते हुए आवेश को ढको। क्योंकि सबसे पहले क्या कहता है वो, गाउस कहता है अगर मेरी हेल्प से आपको कोई डेरिवेशन करना है तो सबसे पहले चार्ज को एंक्लोज करो, आवेश को परिबद्ध करो, मतलब आवेश को ढको। तो आपको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। तो इस बिंदु से आपको एक गाउसियन पृष्ठ बनाना होगा। तो हम बनाते हैं गाउसियन पृष्ठ। ये देखिए, हम एक गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं। ये देखिए, ठीक है, आपको दिख रहा है गाउसियन पृष्ठ। तो इस गाउसियन पृष्ठ ने क्या किया, इस चालक के या इस गोले के आवेश को परिबद्ध कर दिया। ये बात क्लियर हुई आपको? ओके, किस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है, P बिंदु पर। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा पहले लिखते हैं। ये कौन है, ये है गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ। ओके,
तो इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। जिस बिंदु पर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना होता है वहाँ से हम गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं और उस गाउसियन पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं। तो देखिए इस P बिंदु पर मैं एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश लूँगा, ऐसे, ये दिख रहा है आपको। तो मैंने गाउसियन पृष्ठ पर क्या लिया, एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश, जिसको हम क्या बोलेंगे, ds वेक्टर। ये क्लियर हुआ? ओके। अब आप मुझे बताइए कि ये जो आवेश है प्लस 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 प्लस, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होगी? तो हम इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखते हैं। तो P बिंदु पर आप भी कोई भी Q0 रखिए, यहाँ पर कोई भी Q0 रखिए, तो वो कहाँ प्रतिकर्षित होगा? वो ऐसे प्रतिकर्षित होगा। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी पता लग गई है। ये जो पिंक लाइन है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बता रही है। ओके, क्लियर हुआ इतना? ओके। अब हमें निकालना है कि ds वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो क्षेत्रफल अल्पांश की जो दिशा होती है क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर होती है, तो ds वेक्टर की भी यही डायरेक्शन हो गई है। तो आपको इतना क्लियर हुआ कि E वेक्टर और ds वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है। तो E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री एंगल बनेगा। कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। तो इतना क्लियर हुआ आपको? ओके। अब डेरिवेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, तो देखिए हमें मालूम पड़ गया है कि E वेक्टर, इस डायग्राम से भी देख सकते हैं आप, E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। ये चालक गोला है, खोखला चालक कह सकते हैं। और ये जो है ये हमारी गाउसियन पृष्ठ ली हमने इस तरह से। और सबसे पहले हम लगाएंगे गाउस का अनुप्रयोग है, तो गाउस के नियम को लेके चलेंगे। गाउस का नियम क्या होता है? फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हम फाई की वैल्यू पुट करते हैं, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे EDS cos 0 इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 कितना होता है? 1। तो ये बन जाएगा EDS। अब विद्युत क्षेत्र, क्योंकि सभी P बिंदु, आप P बिंदु कहीं भी ले लें चारों तरफ, गोले से समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान भी नियत होगा, इसलिए E को हम ले लेंगे नियत, और E इंटीग्रेशन से, समाकलन से बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए E समाकलन से बाहर आ गया है और समाकलन के अंदर बच जाएगा ds। ओके, तो जो गाउसियन पृष्ठ हमने लिया है इस बार वो कैसा है? गोलीय है। ये देखिए इसके अंदर देखिए गाउसियन पृष्ठ आपको दिख रहा है, कैसा है? ये गोलीय है। तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये देखिए, अगर मैं ds का समाकलन करूं तो ds क्या है? गाउसियन पृष्ठ का अल्पांश। और गाउसियन पृष्ठ है कैसा? गोलीय। अगर मुझे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r²। ये स्मॉल r क्या है? गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या। ds क्या था? गाउसियन पृष्ठ पर कोई अल्पांश था, तो उसका मैं समाकलन करूंगा तो पूरे गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई r²। यहाँ पर r गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या है, जो मैं यहाँ पर दर्शा सकता हूँ इस तरह से। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये r है, ये गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या है। ये क्लियर हुआ आपको? ओके। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है 4 पाई r²। तो यहाँ से E की वैल्यू निकालनी है, तो 4 पाई r² आ जाएगा अपॉन में। तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख दूंगा मैं K। तो आंसर आ जाएगा KQ अपॉन r²। अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूँ तो क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा गाउसियन पृष्ठ के लंबवत है, इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे फिर से अभिलंबवत एकांक सदिश जो है n कैप। समझ में आई थी बात? हमने अभिलंबवत एकांक सदिश n कैप क्यों लगाया? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा गाउसियन पृष्ठ के लंबवत है। इस n कैप की जगह मैं r कैप भी लगा सकता हूँ। r कैप इसलिए लगा सकता हूँ, देखिए, क्योंकि ये गाउसियन पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है? ऐसे। यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? ये। अब यहाँ से यहाँ ये क्या होती है? इसकी त्रिज्या। ये देखिए, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है गाउसियन पृष्ठ की। और यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालूँ तो यहाँ पे कैसे बनेगी? ये। तो आप देखिए, अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बोलना चाहूँ तो ये भी बोल सकता हूँ त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर। त्रिज्या
हमेशा गोले के लंबवत होती है। जैसे ये गोला बनाता हूँ यहाँ पर और ये रेडियस है, हमेशा त्रिज्या क्या होती है? गोले के लंबवत। तो अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है तो मैं एन कैप भी लिख सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि विद्युत क्षेत्र की दिशा गाउसियन पृष्ठ के लंबवत है, इसलिए मैं एन कैप यूज़ कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर आर कैप भी लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर है। ये देखिए, त्रिज्या की दिशा से बाहर की ओर निकल रही है, तो त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर कह दो चाहे अभिलंबत कह दो, एक ही बात है। इसलिए त्रिज्यीय रूप से बाहर होने के कारण मैं यहाँ पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एन कैप की जगह आर कैप भी कह सकता हूँ। तो त्रिज्या की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये क्लियर हुआ आपको? ओके, तो ये आ गई इसकी सदिश रूप। अब बात करेंगे गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे बनाएंगे डायग्राम? जल्दी से डायग्राम देख लीजिए इसका। गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए मैं जल्दी से बनाता हूँ। यहाँ पर यह है हमारा गोला जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। इसे हमने प्लस 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 धनात्मक आवेश दे दिया है, एक समान रूप से आवेशित कर दिया है। इस बार हमें जो P बिंदु लेना है वो इसके पृष्ठ पर ही कहीं लेना है। ये देखिए, यहीं पर हमने P बिंदु लिया और गाउस कहता है जहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है वहीं से आप गाउसियन पृष्ठ बनाइए। तो यहीं से मैं पृष्ठ पर ही एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करता हूँ। ये देखिए, ये गाउसियन पृष्ठ बन गया। अब क्या करूँगा? मैंने गाउसियन पृष्ठ बना लिया। दूसरा, अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पर एक अल्पांश लूँगा। क्षेत्रफल अल्पांश क्या है इस बार? ds। और वही बात, ये दिशा हो जाएगी। क्षेत्रफल अल्पांश की क्या दिशा होती है? क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर। और यहाँ पे अगर विद्युत क्षेत्र भी देखूँ तो भी उसकी दिशा भी वही होगी, सेम। तो अगर मैं देखूँ ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में कितना कोण बनेगा, क्योंकि ई वेक्टर भी यही दिशा है और ds वेक्टर की दिशा भी यही है, तो दोनों के मध्य जो कोण बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री। कितना बनेगा? 0 डिग्री। ओके, क्लियर हुआ इतना? आगे देखिए, तो यहाँ से इसका हम डेरिवेशन परफॉर्म करते हैं फिर से गाउस के नियम से। सबसे पहले लेंगे गाउस का नियम, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे फाई की, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये देखिए। उसके बाद ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा कितना है हमारे पास? 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ई डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद ई फिर से कॉन्स्टेंट और डी एस यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। इस बार गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या क्या है? इस बार यही गाउसियन पृष्ठ है, तो गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या भी r और गोले की त्रिज्या भी r। तो यहाँ पर हम ले लेंगे गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या इस बार है कैपिटल R। ये देखिए, तो 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम E की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये 4 पाई r स्क्वायर जाएगा अपॉन में, तो ये फिर से आंसर आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। या सदिश रूप में हम बात करेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एन कैप, सेम वही है। ओके, अब इसका एक तो देखिए इस तरह से बनता है व्यंजक कि किसी गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर हो गया। ये हमने क्या निकाला? बिंदु इस बार कहाँ लिया था? पृष्ठ पर। तो अगर आपसे डायरेक्ट इतना सा क्वेश्चन पूछेंगे गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये बन जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, इस तरह से। और ये आ जाएगा इसका सदिश रूप। यहाँ पर सदिश रूप में हम एन कैप भी लगा सकते हैं और यहाँ पर हम आर कैप भी लगा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि इसकी दिशा त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर होती है। अब एक बात और सुनिए, एक तो व्यंजक हम लिख सकते हैं के क्यू अपन आर स्क्वायर, और अगर पृष्ठ पर, क्योंकि आवेश पृष्ठ पर वितरित है, तो एक इसका हम इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की तरह भी। कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखिए, सबसे पहले मुझे बताइए कि आवेश कहाँ वितरित है? आवेश पृष्ठ पर वितरित है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व हम देख लेंगे क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन में ए मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बताइए, जो चालक गोला है या गोलीय कोश है, खोखला गोला है, उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? गोले की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं Q की जगह क्या लिख सकता हूँ? ये देखिए, अगर मुझे Q की वैल्यू निकालनी है तो इस Q की 4 पाई आर स्क्वायर चला जाएगा इससे मल्टीप्लाई में, तो बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर
सिग्मा। ये बात क्लियर हुई आपको। Q की जगह मैं लिख सकता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। अब आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या है, मेरे पास वैल्यू है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये वैल्यू है के। और Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Q की जगह मैं लिख सकता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। ये देखिए अपॉन में कितना है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये समझ में आई आपको बात? ओके, एक बार ऊपर वाला को मुझे मिटाना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए। ओके, तो कितना आ जाएगा देखिए, फिर से आ गए, 1 मिनट रुकिए। कोई बात नहीं, देखो अब क्या करेंगे, अब मैं लास्ट स्टेप यहाँ पे लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, कितना आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना है मेरे पास विद्युत क्षेत्र आ जाएगा मेरे पास, के की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कितना है 4 पाई। ओके, और मल्टीप्लाई कितना है मेरे पास सिग्मा। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, मेरे पास कितना आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक तो आ जाएगी के क्यू अपन कैपिटल आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं पृष्ठ पर, और हम पृष्ठ पर ये बता सकते हैं कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। इस तरह से हमने यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एस, एस की वैल्यू पुट कर ली, यहाँ से क्यू की वैल्यू पुट कर ली, ये देखिए, और क्यू की वैल्यू हमने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्यू की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो हमारे पास आ गया है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब थर्ड केस ये इसका है कि गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो हम फिर से क्या बनाते हैं, देखिए कैसे करेंगे काम इस बार हम। गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही इजी है ये वाला, देखिए। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, गोला, आवेश कहाँ है, केवल गोले की सतह पर, आवेश केवल कहाँ है, गोले की सतह पर। इस बार हमने अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है, तो अंदर हमने एक बिंदु लिया P। गाउस क्या कहता है कि जहां पर भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां पर आप एक गाउसियन पृष्ठ बनाइए। तो मैंने एक ये यहां पर गाउसियन पृष्ठ बनाया। अब बताइए इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, इस गाउसियन पृष्ठ ने कितना आवेश को परिबद्ध किया। आप ये जो रेड वाला गाउसियन पृष्ठ है इसके अंदर देखो कितना आवेश है। तो पहले दो केसों में जो केसेस हुए थे उसके अंदर गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश परिबद्ध था, और इस लेकिन केस में गाउसियन पृष्ठ जो रेड है इसके अंदर कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं है। तो कितना आवेश है गाउसियन पृष्ठ के अंदर, Q इक्वल टू 0। ये क्लियर हुआ आपको? ओके, डेरिवेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, तो इस बार आप देखिए यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश 0 है। तो आप इस स्थिति में आप लिख सकते हैं, तो लिखें इस स्थिति में गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश 0 है। तो यहाँ पर गाउस का नियम क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आवेश ही 0 है तो Q की जगह 0 पुट कीजिए, तो फाई भी कितना आ जाएगा आपके पास 0। और आपके पास अगर फ्लक्स 0 आ गया है, फाई 0 आ गया है, तो विद्युत क्षेत्र भी 0 है। या आप इसमें डायरेक्ट कह सकते हैं क्योंकि गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश ही नहीं है, तो आवेश जहां नहीं होता वहां विद्युत क्षेत्र भी नहीं होता, तो E इक्वल्स टू 0। ये क्लियर हुआ आपको? ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसका ग्राफ देखें, ये बाद में करेंगे ये वाला डेरिवेशन, अभी हम इसका ग्राफ देखते हैं। खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन आलेख। तो आपने देखा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। अब जैसे जैसे हम, ये गोला है और ये बाहर बिंदु है, जैसे जैसे मैं दूर जाता रहूँगा, बाहर वाला बिंदु आगे दूरी बढ़ती रहेगी, तो आर बढ़ती रहेगी, तो वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती रहेगी। ये क्लियर हुआ आपको? ओके, तो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पृष्ठ पर कितनी थी, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। और बाहर और ये अंदर है, यहाँ पे लिखिए अंदर, और अंदर कितनी देखिए हमने, ई अंदर लिखी है। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने अभी देखी 0 है। अब ये कह रहा है कि पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। अधिकतम क्यों? क्योंकि देखिए स्मॉल आर क्या है, ये बाहर किसी बिंदु पर, जैसे ये गोला है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अंदर है, तो यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र कितना हो गया आपके, 0 हो गया। ठीक है, अब बाहर ये बिंदु बाहर है तो इसमें आर बहुत ज़्यादा हो गई, स्मॉल आर ज़्यादा हो गया। अगर ये दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो विद्युत क्षेत्र कम होगा। और सतह पर ये विद्युत क्षेत्र सतह पर दूरी यहाँ से यहाँ तक केवल कैपिटल आर ही है, और ये दूरी कम होने की वजह से ई ज़्यादा हो गया। अगर डिस्टेंस कम होगी, दूरी कम होगी, तो विद्युत क्षेत्र अपने आप ज़्यादा होगा। तो सतह पर जो आर है वो कम है, इसलिए ई का मान ज़्यादा हो गया है। ये बात क्लियर हुई आपको? ओके। तो सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी, और जैसे जैसे हम बाहर और आगे बढ़ते रहेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू और बढ़ती रहेगी, विद्युत क्षेत्र और कम होता रहेगा, और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तो यहाँ पर हम देखिए ये ग्राफ बना रहे हैं। ओके, तो देखिए अब गोले से हम यहाँ पर कंपैरिजन भी करते हैं। तो ये हमारा गोला है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा हमारा, 0। विद्युत क्षेत्र हम ले रहे हैं वाई एक्स अक्ष में, अगर हम ऊपर बढ़ेंगे तो विद्युत क्षेत्र तो केंद्र पर भी 0 है। फिर आप देखिए यहाँ तक, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये केंद्र से लेकर अंदर तक पार्ट है। तो केंद्र पर भी विद्युत क्षेत्र 0 क्योंकि अंदर है हम, और यहाँ तक विद्युत क्षेत्र 0 होगा, तो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक विद्युत क्षेत्र 0 है। और ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया, सतह है। जैसे ही हम सतह पर पहुँचते हैं विद्युत क्षेत्र का मान हो जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हो जाता है मैक्सिमम। तो सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान आ जाता है मैक्सिमम, और जैसे ही हम आगे जाते हैं सतह से, ये देखिए आगे घटना स्टार्ट हो जाता है। सतह पर मैक्सिमम हुआ, फिर से देखिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए कैपिटल आर है, कैपिटल आर मतलब सतह। तो एकदम से सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी अधिकतम, और जैसे मैं सतह से आगे बढ़ूंगा विद्युत क्षेत्र क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। ये देखिए जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ विद्युत क्षेत्र धीरे धीरे घट रहा है, घटता घटता देखिए घटता जा रहा है। कहाँ 0 हो जाएगा, अनंत पर 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ई का कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब आर की वैल्यू अनंत होगी तब भी विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। तो 0 से लेकर, मतलब यहाँ पर 0 मतलब केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, और अंदर पूरी देखिए 0 है ही नहीं। फिर सतह पर एकदम से अधिकतम होगी, और सतह से हम जैसे जैसे आगे जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह से हमारी घट रही है। तो ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ या आलेख। इसी के साथ हमारा ये अनुप्रयोग भी कंप्लीट होता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी अनुप्रयोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।